गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि इस चैप्टर में से आपको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल प्रश्न दोनों पूछे जाएंगे। 3 नंबर का न्यूमेरिकल अवश्य आता है और साथ में 2 या 3 या 4 नंबर की थ्योरी पूछी जा सकती है। तो लेखांकन समीकरण है क्या? जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डॉल एस्पेक्ट। प्रिंसिपल क्या है? सिद्धांत। डॉल एस्पेक्ट दोहरे प्रभाव, दोहरे लेखे का सिद्धांत। अब सिद्धांतों से थोड़ा सा पीछे जाइए, याद करिए। आपको लेखांकन के सिद्धांतों से संबंधित कुछ सामग्री मैंने आपको भेजी थी। उसमें एक सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ डॉल एस्पेक्ट, दोहरे लेखे का सिद्धांत। उस सिद्धांत में क्या बताया गया था कि प्रत्येक लेन देन का प्रभाव जो है वो 2 जगह पड़ता है। एक बार किसी खाते को डेबिट किया जाता है और दूसरी बार उतनी ही राशि से उस खाते को क्रेडिट भी किया जाता है। यानी प्रत्येक लेन देन का प्रभाव जो है वो 2 जगह पड़ता है। तो ये तो था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डॉल एस्पेक्ट, यानी कि दोहरे लेखे के सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है। दूसरा, अब आगे चलिए, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी कि किसी भी व्यवसाय की जो संपत्तियां रहेंगी या संपत्तियां रहेंगी वो उस व्यवसाय के दायित्वों, लाइबिलिटीज़ और पूंजी यानी कैपिटल के जोड़ के बराबर होती हैं। अब आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। सिद्धांतों के उपरांत मैंने कुछ आपको सामग्री जो भेजी थी वो थी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, लेखांकन शब्दावली, जिसमें लेखांकन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों के बारे में बताया गया था। यदि आपको वो याद नहीं है तो प्लीज़ उनको दोबारा से पढ़ें और याद करें, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और पूरे अकाउंटेंसी को आप आगे समझ पाएंगे। तो लेखांकन समीकरण क्या है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी किसी व्यवसाय की संपत्तियां जो है वो किसी व्यवसाय के दायित्वों और पूंजी के जोड़ के बराबर होती हैं। इसी समीकरण को आप इन 2 रूपों के रूप में भी रख सकते हैं। पहला, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। दूसरा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट चलेंगे आगे। हम उदाहरण के माध्यम से अकाउंटिंग इक्वेशन को समझेंगे। यहाँ पर इक्वेशन मैंने पहले लिख ली है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ALC लिखा गया है ऊपर। यहाँ पर एसेट्स को मैंने A से डिनोट किया है, लायबिलिटीज़ को L से डिनोट किया और कैपिटल को C से डिनोट किया है। ओके, यहाँ पर इस एग्जांपल में एसेट्स दी गई हैं, गिवन है पहले से 1,25,000 रुपये और लाइबिलिटीज़ गिवन है 25,000, लेकिन कैपिटल निकालने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ हम क्या करेंगे? कैपिटल निकालने के लिए कहा गया है तो थोड़ा सा पीछे चलिए। क्या था? कैपिटल निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन का प्रयोग करेंगे हम, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ओके, तो चलिए, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट्स गिवन है हमारे पास 1,25,000, वैल्यू पुट करें, माइनस लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दी गई है 25,000। 1,25,000 में से 25,000 गए 1,00,000, तो ये हमारे पास आ गई कैपिटल। कैपिटल को आप पुट कर देंगे आप इक्वेशन में, यानी दोबारा से सारी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो देखेंगे एसेट्स गिवन थी 1,25,000, लाइबिलिटीज़ गिवन थी 25,000 और जो चीज़ हमें गिवन नहीं थी निकाली हमने कैपिटल, वो कितनी निकाली? 1,00,000। तो 1,00,000 जमा 25,000 कितना हो गया? 1,25,000। अब एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यानी इस व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं 1,25,000 वो उसी व्यवसाय के दायित्वों और पूंजी के जोड़ के बराबर ही हैं, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो यहाँ पर बराबर आई। अब हम आगे जानेंगे इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि लेखांकन समीकरण पर प्रत्येक लेन देन का क्या प्रभाव पड़ता है और कौन कौन से लेन देन जो है वो इसको कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे देखिए, नंबर 1 है इंक्रीज इन एसेट्स इज इंक्रीज इन कैपिटल। यदि किसी
व्यवसाय की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी पूंजी के मूल्य में वृद्धि होती है। तो उसको कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹20,000। व्यवसाय शुरू किया गया 20,000 रुपये से। ठीक है, अब कैश क्या है हमारे लिए, एसेट है। 20,000 रुपये कैश आता है व्यवसाय में, एसेट बढ़ गई कैश के रूप में 20,000, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन व्यवसाय की पूंजी भी 20,000 रुपये से बढ़ गई। व्यवसाय में 20,000 रुपया पूंजी लगाई, एक तरफ कैश बढ़ा और दूसरी तरफ पूंजी बढ़ गई। तो एसेट्स 20,000 और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का जोड़ भी दोनों का 20,000 ही रहा। यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बराबर रही। नंबर सेकंड चलेंगे, इंक्रीज इन एसेट इज डिक्रीज इन एसेट, यानी किसी व्यवसाय की यदि संपत्ति में वृद्धि होती है तो संपत्ति में ही कमी होती है। कैसे होती है वो देखेंगे इस उदाहरण के माध्यम से। फर्नीचर परचेज फॉर ₹2,000, 2,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर क्या है, संपत्ति है। खरीदने के बदले क्या दिए, कैश, वो भी संपत्ति है। तो देखिए संपत्ति के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। एक तरफ फर्नीचर आया 2,000 रुपये का तो हमारी एसेट बढ़ गई, और दूसरी तरफ कैश के रूप में हमारी संपत्ति फिर कम हो गई 2,000 रुपये से। प्लस माइनस माइनस यानी कि जीरो, 2,000 में से 2,000 गए जीरो, एसेट जीरो, लाइबिलिटीज कैपिटल में भी अमाउंट कुछ भी नहीं दिया गया, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर भी बराबर की बराबर ही रही। तीसरा एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट, इंक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज साइमल्टेनियसली, यानी किसी व्यवसाय की संपत्तियों में और दायित्वों में एक साथ वृद्धि होना। कैसे, गुड्स परचेज फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट, 2,000 रुपये का माल खरीदा लेकिन उधार खरीदा, पैसे दिए नहीं हमने लेकिन माल हमारे पास आ गया। तो एसेट, माल क्या है हमारे लिए, गुड्स क्या है हमारे लिए, एसेट्स है। एसेट बढ़ गई 2,000 रुपये से, लेकिन 2,000 रुपये से हमारे लाइबिलिटीज़, क्योंकि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, दायित्व होते हैं जो हमने चुकाने होते हैं व्यवसाय ने, वो भी बढ़ गई। किस रूप में, क्रेडिटर, यानी कि जिन्होंने हमसे पैसा लेना है। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि एसेट्स का अमाउंट कुल जो टोटल आया वो 2,000 रुपये, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का अमाउंट भी 2,000 रुपये। अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर भी बराबर की बराबर ही रही। नेक्स्ट देखेंगे हम, डिक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज साइमल्टेनियसली, यदि किसी व्यवसाय की संपत्ति में और दायित्वों में एक साथ कमी हो तो कैसे होगी वो देखेंगे। पेड टू अ क्रेडिटर फॉर ₹1,000, किसी भी लेनदार को हमने पैसे चुकाए, किसी लेनदार को 1,000 रुपया चुकाया, पैसे चुकाए हमने, तो किस रूप में दिए होंगे, कैश के रूप में दिए होंगे। कैश क्या है हमारे लिए, एक संपत्ति है, तो कैश कम हो गया, एसेट कम हो गई कैश के रूप में 1,000 रुपये से। और दूसरी तरफ क्या हुआ, लाइबिलिटी जो हमने चुकानी थी, क्रेडिटर जिन्होंने हमसे पैसा लेना था उनको 1,000 रुपये दे दिया, तो लाइबिलिटी कम हो गई, किस रूप में, क्रेडिटर के रूप में। तो देखिए यहाँ पर एसेट्स हमारी ज़ीरो, यहाँ पर लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल भी ज़ीरो, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बराबर की बराबर रही। नेक्स्ट देखेंगे अब आगे हम, इंक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल साइमल्टेनियसली, यानी किसी व्यवसाय की संपत्ति और पूंजी में एक साथ वृद्धि होना। कैसे, उदाहरण है इसका, ₹500 रिसीव्ड एज कमीशन, 500 रुपये कमीशन के रूप में प्राप्त किए। जब हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए वो इनकम होती है। ठीक है, 500 रुपये प्राप्त किए तो उसका इफेक्ट देखिए, 500 रुपये तो कैश, कैश क्या है, एसेट, 500 रुपये के रूप में हमारी एसेट बढ़ गई। दूसरी तरफ व्यवसाय की पूंजी, व्यवसाय की पूंजी जो है वो 500 रुपये से बढ़ गई। 500 रुपया एसेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी 500 रुपया, तो दोनों तरफ हमारा यहाँ पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सेम की सेम रही। नेक्स्ट देखेंगे, डिक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल साइमल्टेनियसली, अब इस इक्वेशन के उल्टा, डिक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल, अब व्यवसाय की संपत्तियों और पूंजी में एक साथ कमी होना। कैसे देखिए, इसके दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण देखिए, विदड्रू फॉर पर्सनल यूज़ ₹500, व्यवसायी ने अपने निजी प्रयोग के लिए 500 रुपये निकाले अपने निजी प्रयोग के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी दोनों का जो अस्तित्व है या वो एक दूसरे से अलग होता है। व्यवसाय अलग है और व्यवसाय का मालिक अलग है। तो उसने अगर अपने व्यवसाय से पैसा निकाला तो देखिए एसेट्स 500 रुपये से कम होगी, कैश निकाल लिए वहाँ से। दूसरी तरफ
व्यवसाय की पूंजी यानी कैपिटल भी 500 रुपये से कम हो गई। यहाँ पर भी 500 रुपये कम हो गया तो ज़ीरो, यहाँ 500 रुपये कम हो गया ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है। इसी लेन देन का एक और उदाहरण है, देखिए, पेड ₹1000 एज सैलरी, 1000 रुपया सैलरी के रूप में दिया, सैलरी दी। जब हम सैलरी देते हैं किसी एम्प्लॉय को तो क्या उस कैश के रूप में देते हैं, तो यहाँ पर एसेट्स कम हो गई 1000 रुपये से कैश के रूप में, और दूसरी तरफ कैपिटल कम हो गई 1000 रुपया। तो यहाँ पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बराबर की बराबर ही रही। नेक्स्ट चलिए, इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन कैपिटल, यानी व्यवसाय की पूंजी में वृद्धि और व्यवसाय की पूंजी में ही कमी, यानी इफेक्ट जो पड़ेगा उस लेन देन का वो केवल पूंजी के ऊपर पड़ेगा। पूंजी एक बार बढ़ेगी और एक बार कम होगी। वो कौन सा लेन देन है देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1000, पूंजी पर ब्याज दिया 1000 रुपया। तो इसका इफेक्ट देखिए, एसेट्स के ऊपर भी कुछ नहीं पड़ा, कैपिटल के ऊपर कुछ नहीं पड़ा, और लाइबिलिटीज़ के ऊपर कुछ नहीं पड़ा, लेकिन केवल और केवल कैपिटल में इसका इफेक्ट पड़ा। एक बार कैपिटल जो है आपकी 1000 रुपये से बढ़ जाती है और एक बार 1000 रुपये से कम हो जाती है, प्लस माइनस ज़ीरो। तो देखिए एसेट्स भी यहाँ पर कुछ नहीं थी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल भी ज़ीरो ही आया। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बराबर की बराबर रही। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़, यानी व्यवसाय के दायित्वों में वृद्धि होती है और दूसरी तरफ भी व्यवसाय के दायित्वों में ही कमी होती है, यानी लाइबिलिटीज़ ही कम होंगी और लाइबिलिटीज़ ही बढ़ेंगी और कहीं भी उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उस ट्रांजैक्शन का एक उदाहरण है, लेन देन का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस होती है स्वीकृति, गिवन टू अ क्रेडिटर, एक्सेप्टेंस गिवन यानी कि दी, एक्सेप्टेंस दी, मैं चुकाऊंगा, टू ए क्रेडिटर, किसी लेनदार को, क्रेडिटर को, ऑफ ₹5000 BP। बिल्स पेएबल, बिल चुकाना था कोई हमने किसी व्यक्ति को, उसकी मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ कि मैं उसे चुका दूंगा। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा, एक तरफ तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, किसी व्यक्ति के पैसे चुकाने थे हमने, लेकिन दूसरी तरफ 500 रुपया जो चुकाना है उससे हमारे बिल्स पेएबल भी बढ़ गए लाइबिलिटी के रूप में, यानी कि देखा जाए तो उसका इफेक्ट सीधा का सीधा लाइबिलिटीज़ पर ही पड़ा। एक बार लाइबिलिटीज़ कम हो गई और एक बार बढ़ गई। एसेट्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कैपिटल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पर एसेट्स हमारी देखिए ज़ीरो थी तो लाइबिलिटीज़ भी प्लस माइनस करके ज़ीरो की ज़ीरो आ गई, यानी यहाँ भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्वल की इक्वल ही रही। तो प्यारे बच्चों, ये तो था अकाउंटिंग इक्वेशन, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से आपको बताया गया। अब अगले कल मैं आपको एक इकट्ठे प्रश्न को सॉल्व करके बताऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद।